हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 9वें चैप्टर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूँ समझिए कि सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए इस टॉपिक की ज़रूरत है वैसे पेपर के लिए। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक। ठीक है, प्रिज्म के लिए जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है उसका व्यंजक बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर साल, मतलब हर साल कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, ये टॉपिक आपको 5 नंबर में जरूर दिखाई पड़ेगा। पहले भी बताया था कि ये जो लाइट वाला चैप्टर है काफ़ी लेंदी। भैया इसमें क्या है, आपका चिकने तल पे यानी परावर्तन वाला चैप्टर आपका हो जाएगा, अपवर्तन अलग हो जाता है, लेंस अलग हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ले भैया, इसमें प्रिज्म एक अलग चैप्टर हो जाता है, प्रकाशिक यंत्र अलग। यूं कह ले कि भैया 13 नंबर का ये चैप्टर आता है। तो भैया इतने ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर बहुत लेंदी है। सेकंड में यही खत्म तो समझो आधे से ज़्यादा खत्म। ठीक है, बाकी वन शॉट तो चल ही रही है। चलिए देखते हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे। भले ही आज तक आपने बहुत सारी वीडियोस क्यों ना देखी हो, तो एकदम नया कुछ मिलेगा आज, ध्यान से समझना। देखिए बच्चों, जो थोड़ा लिखने वाली चीज़ें होती हैं भाई, ज्ञान वाली बातें कि क्या कुछ लिखना है, माना जाना, वो आपको भी लिख दिया है यहाँ पर। ठीक, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हो जाएगा। आपकी मर्जी, अगर लिख देते हैं तो भैया ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। एक मिनट, थोड़ा क्वालिटी हमको लग रहा है डाउन है। चलिए देखते हैं भाई इसको बड़े ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि भैया कोई प्रिज्म है। माना क्या है, कोई प्रिज्म। हम कोई एक प्रिज्म थोड़ा बड़ा से इसलिए बना रहे हैं ताकि अच्छे से सारी स्ट्रक्चर इसमें समझ में आ जाए। ठीक, तो मान लेते हैं बबुआ कोई एक प्रिज्म है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। माना क्या है कि कोई प्रिज्म ए बी सी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसके पृष्ठ ए बी पर हम कोई एक प्रकाश की किरण इस पे आपतित करा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लेते हैं भैया, कोई प्रकाश की किरण। तो हम मान लेते हैं कि माना इसके पृष्ठ पर क्या है, कोई प्रकाश की किरण, ए बी पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो इसका नाम रख देते हैं पी क्यू। क्या रख देते हैं बबुआ, पी क्यू रख देते हैं। अब यहां से एक चीज समझना भैया, हम मान लेते हैं कि इस पे क्या है कि अब हम कोई एक अभिलंब खींच देते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए, इस पे क्या ले लेते हैं कि कोई हम अभिलंब, माना ये थोड़ा साइड से लिखेंगे, इस पे हम कोई अभिलंब ले लेते हैं। ठीक, ये इस पर कोई अभिलंब है। अब हमको ये पता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं भैया कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है कि विरल माध्यम से सघन में जाएगी, तो बच्चों वायु से कांच में जा रही, तो अभिलंब से थोड़ा, यानी अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाएगी, तो ये प्रकाश इसको सीधा निकल जाना चाहिए था बच्चों, तो बट ये थोड़ा से झुक के ऐसे जा रही है। ठीक है, थोड़ा झुक करके इस तरह से जा रही है। ठीक, अब यहां पर भी जब हम क्या करेंगे भैया, यहां पर भी एक अभिलंब अब हम बनाएंगे जब, ठीक है, जब यहां पर एक अभिलंब बनाएंगे तो अब फिर से ये क्या है, बाहर की तरफ, यानी सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में यानी वायु में प्रवेश कर रहा है, तो ये अभिलंब है, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण मान लेते हैं, एक मिनट, क्या थोड़ा, ये प्रकाश की किरण मान लेते हैं, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये तो यहां पर ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो थोड़ा अभिलंब से वो दूर हटने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब ये किरण का नाम हम क्या दे देते हैं बच्चों, आर एस दे देते हैं, आर एस दे देते हैं। ठीक है भैया, पी क्यू आर एस ये है।
अब अगर इसको पीछे की ओर हम थोड़ा बढ़ा दें, यानी अगर हम इसको भैया ध्यान से समझना रसगुल्लों, अगर हम प्रकाश की किरण थोड़ा पीछे की ओर, क्योंकि इसको तो सीधा ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है भैया, ये ऐसे इसको सीधा जाना चाहिए था, बट ये ऐसे मुड़ जा रही है। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें और ये वाली प्रकाश की किरण भी हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो ये कहीं पर मिल रही हैं। तो आपतित किरण को बढ़ाने से और अपवर्तित किरण को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो बच्चों जिस बिंदु पर मिल जाती हैं रसगुल्लों, उसको भैया बोलते हैं क्या, विचलन कोण। तो इसको भैया सिग्मा से, यानी इस तरह से सिग्मा से दर्शाते हैं, ये विचलन कोण हो गया है। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से समझना, ये वाला जो कोण है यहां पर, ये वाला जो कोण है इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे हम, आपतन कोण कहेंगे। अब ये वाला कोण आपतन है, क्योंकि भैया हमको पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। इसी तरह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको मान लेते हैं कि बाहर की तरफ से, तो ये बच्चों हम आई डैश नाम दे देते हैं भैया। ठीक है, आई डैश, और इस वाले को आर डैश नाम दे देते हैं। और ये जहां पर जो किरणें हैं मिल रही हैं, ये किरणें जब जहां पर मिल रही हैं, इसको कोई नाम जैसे हम ई दे देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ई दे दिया। और प्रिज्म कोण जो है ये वाला तो हम मान लेते हैं ए ही है, प्रिज्म कोण ए ही है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज जो लिखने वाली चीजें थी लिख दिया भैया। माना एक प्रिज्म ए बी सी है जिसका प्रिज्म कोण ए है, फिर माना इस पर एक आपतित किरण पी क्यू ए बी पर क्या है, पृष्ठ पर आपतित होती है, तथा प्रिज्म से बाहर निकलती हुई अपवर्तित किरण आर एस है, तो भैया आर एस है। और मान लेते हैं कि विचलन कोण जो है बच्चों वो आपका यहां पर दिख रहा है, ठीक, डेल्टा। डेल्टा क्या है बच्चों, प्रिज्म कोण है, सॉरी विचलन कोण है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको अगर देखें तो यहां पर बच्चों एक लाइन जो इस तरह से गई है डैश डैश करते हुए, और दूसरी अभिलंब इस तरह से आई है। बच्चों ये वाला जो है भैया तो आई है, तो बच्चों ये वाला भी आई होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये कहता है कि भाई शीर्ष जो है उनके क्या है, ठीक, देखिए शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष अभिमुख, अभिमुख यानी सामने की तरफ, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। बट अगर देखें ये जो आई है तो यहां से ये पूरा का पूरा आई होगा, लेकिन इसी में से थोड़ा अगर देखें तो एक लाइन ये निकल करके ये इतना वाला कोण आर बना रहा है। तो जरा ये समझना बच्चों, पूरा का पूरा भैया आई है और इसमें इतने का कोण आर है, तो जरा ये बताइए अगर कोई इतने का पूछ ले, यानी इस वाले का पूछ ले, तो बच्चों आई माइनस आर होगा कि नहीं होगा। बस यही समझना, यही समझ गए, खत्म बच्चों, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा वाला तो आई है, छोटा सा ये आर है, तो इतने वाले का बचा आई माइनस आर। ठीक है, क्योंकि आई वाले कोण में से आर घटाएंगे, तो वही चीज यहां पर आपको दर्शाना है। तो यहां पर इतने वाले का जो मान हो जाएगा भैया, इतने वाले का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। ठीक, छोटे में लिख रहे हैं, शायद दिख रहा, हाँ दिख रहा है। इसी तरह से बच्चों इस वाले में भी होगा भैया, पूरा आई डैश है तो इसके भी भैया ये पूरा इस तरह से, इसमें भी ये आई डैश है तो यहां से यहां आई डैश होना चाहिए, बट यहां से एक ऐसे जा रहा है तो इतने का आर डैश है। तो अब इतने वाले की बात कर ले तो बच्चों आई डैश माइनस आर डैश होगा। ठीक, सेम उसी तरह से, तो यहां से इतने वाले का मान बच्चों, इतने का मान भी भैया यही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, ना भी समझ में आ रहा है तो थोड़ा कोऑपरेट करना, आई डैश माइनस आर डैश। इतना कुछ समझ में आ गया, बस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म। मतलब जो कुछ था ये फिगर ही है, जो कुछ है फिगर है। अब समझना, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विचलन कोण निकालेंगे भैया। सबसे पहले हम निकालेंगे विचलन कोण। अब विचलन कोण कैसे निकालेंगे बबुआ, ठीक है, विचलन कोण यानी हम निकालेंगे आपका क्या चीज, डेल्टा। अब कैसे निकलेगा, देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसका है डेल्टा,
और ये अंदर का कोण आई माइनस आर है, इधर वाला कोण आई डैश माइनस आर डैश है। तो भाई ये आपका जो कोण हो जा रहा है बहिष्कोण हो रहा है, बहिष्कोण। अब सिग्मा बराबर कोई पूछ ले, सॉरी क्या कहते हैं, डेल्टा बराबर कोई पूछ ले, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आई माइनस आर और प्लस का ये आई डैश माइनस आर डैश। अगर कोई ये भी पूछ ले रसगुल्लों की क्यों ऐसा होगा, क्योंकि भैया बहिष्कोण यही कहता है कि भाई इसके सामने का जो कोण है यानी वो उसको छोड़कर शेष अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण कहता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या भाई बार बार सिग्मा निकल रहा है, डेल्टा बराबर ये क्या हो जाएगा भैया, ये वाला कोण यानी आई माइनस आर बच्चों और प्लस का आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश, इतना हो जाएगा। या फिर हम डेल्टा बराबर लिख देंगे भैया, देखिए आई आई पास लिख लेते हैं तो आई प्लस आई डैश एक साथ में हो गया, माइनस देखिए कॉमन कर लेते हैं तो ये आपका आर प्लस आर डैश एक स्थान पे। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब देखिए इतना हो गया। अब आपका एक चक्रीय चतुर्भुज, इस तरह से एक चतुर्भुज दिख रहा है, ये बच्चों क्यों है, ये क्या है आर है, ये क्या है ए है, ये क्या है ई है। तो भैया यहां पर लिखेंगे ए क्यों ई आर क्यों, ठीक, यानी पूरा का पूरा एक चक्र, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, दो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो यहां पर अब वही चीज हम लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय तरह से बना दिया चतुर्भुज, क्या चीज, ए क्यों ई आर ए में, चक्रीय चतुर्भुज ए क्यों ई आर ए में। इसमें अगर देखें तो हमने बताया कि सम्मुख कोणों का योग यानी ए प्लस ई, तो भैया सम्मुख कोणों का योग यानी ए प्लस ई बराबर कितना, 180 अंश। इक्वेशन नंबर 2, इसको समीकरण 2 ही मान लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ये 2। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी भी जरूरत होगी भैया, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज, इस तरह से एक त्रिभुज भी दिख रहा है। अगर त्रिभुज में देखें बच्चों, एक मिनट, ये इस तरह से त्रिभुज दिख रहा है, क्या है, क्यों आर ई। इसमें देखें तो ये वाला कोण अंदर की तरफ बच्चों आर है, इधर का आर डैश है, इधर का ई है। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश होता है। तो यहां पे वही चीज भैया अब हम देखेंगे तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है भैया, कौन सा है त्रिभुज, क्यों ई आर, क्यों ई आर या फिर आर ई क्यों या फिर आर क्यों ई, चाहे जैसे लिखे, क्यों ई आर में। तो लिखेंगे त्रिभुज क्यों ई आर में, त्रिभुज क्यों ई आर में भाई तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोण कौन कौन से हैं, इसके अंदर के कोण एक आर है, दूसरा आर डैश है और एक तीसरा तो भैया आपका ये ई है ही, ठीक है। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे बच्चों कि आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर, हमने बताया कि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। बट अगर आप देखें तो 180 अंश के बराबर हमने ए प्लस ई लिखा है, तो यहां पर वही चीज लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भैया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अगर देखें तो आपका ये तो आर प्लस आर डैश है ही और प्लस का ये ई है, 180 के स्थान पे हम ए प्लस ई कर सकते हैं। तो बच्चों ई से ई कैंसिल हो गया, तो भैया आर प्लस आर डैश बराबर आ गया बच्चों ए, ठीक। इक्वेशन नंबर इसको हम 3 बना देते हैं, बहुत सारे समीकरण बन जा रहे हैं, ठीक, इतने। तो अब लिखेंगे बच्चों अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, जब भी विचलन अल्पतम की बात कर ले यानी ये जो प्रिज्म होगा अल्पतम विचलन की स्थिति में ये जो कोण है और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जहां पर अब आपका डेल्टा रहेगा वहां डेल्टा एम लिख देंगे, तो इसको अल्पतम विचलन कोण कहा जाएगा, ठीक। और जहां पर बच्चों आपका आई डैश है, जहां पर भैया आई डैश है तो वहां केवल आई हो जाएगा
और यहाँ आर डैश है वहाँ केवल आर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये काम करना है आपको, ठीक है, इतना काम करना है। अब लिखेंगे भैया सबसे पहले यही समीकरण, तो लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से इसमें अगर देखें तो क्या करेंगे हम, समीकरण 3 क्या है कि ए मतलब आर प्लस आर है, तो आर प्लस भाई आर डैश बराबर ए है। ठीक, ये समीकरण 3 है। तो इसमें हमने बताया ना, अब आर डैश बराबर आर हो जाएगा, आई डैश बराबर आई, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आर और प्लस का आर डैश के स्थान पर भी हम आर लिखेंगे और बराबर का ए हो गया, मिलके क्या आ गया बच्चों 2r बराबर ए। तो यूं कह सकते हैं भाई 2r बराबर क्या हो गया, ए हो गया। तो r बराबर हम ये कह सकते हैं a/2। तो यहां से आ गया r क्या है, अपवर्तन कोण का मान निकल कर आ गया, r का मान। अब हम निकालेंगे i का मान, तभी तो जाकर के क्या है हम स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे। तो ये इतना r का मान, अब i का अगर निकालना है तो समीकरण आप ये वाला देख लो, समीकरण 1 में यहां से, क्योंकि बच्चों हमको अगर पता है भैया i का निकालना है तो हम क्या करेंगे r प्लस आर डैश। ठीक है, r प्लस आर डैश यहां पर देखिए निकाला भी है, इसके स्थान पे ये a निकाला है। ठीक, तो वही चीज हम लिखेंगे अब कि समीकरण, लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या था समीकरण 1, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। ठीक, तो यहां पर वही है, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश, फिर माइनस क्या था आर प्लस आर डैश, इतना था। अब इसके स्थान पे रख देंगे आपका डेल्टा एम, क्योंकि अल्पतम विचलन की स्थिति में है, बराबर अब आई और प्लस आई डैश के स्थान पर भी आई ही रख देंगे, क्योंकि ये चीज हमने यहां पर ही बताया है, और माइनस का आर प्लस आर डैश, इसके बराबर कुछ है तो कुछ करना ही नहीं जरूर, इसके बराबर ए है तो ए रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा डेल्टा एम, बार बार सिग्मा आ रहा है उसके लिए भैया सॉरी दिल से। तो अब यहां पे 2i हो जाएगा, माइनस का ये a हो जाएगा बच्चों, ये इतना हो गया भैया। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना बबुआ, अब यहां से हमको निकालना है क्या, i का मान। तो 2i बराबर अगर जैसे लिखेंगे, 2i बराबर लिखेंगे तो भैया ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो डेल्टा m है और प्लस का ये इधर आकर के ए हो जाएगा। तो यहां से i बराबर क्या निकल कर आया आपका डेल्टा m और प्लस का a और बाई 2। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कभी कभार यही पूछ लेता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो बच्चों ये तो आपका r का मान निकल कर आया भैया, ठीक है, और ये आपका i का मान निकल कर, i और r का जब मान निकल गया तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक के लिए तो अब लिखेंगे कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपान साइन आर, एन बराबर है ना, तो एन बराबर, एक मिनट, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है भैया कि साइन आई अपान साइन आर। तो हो जाएगा बच्चों कि एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन, अब भैया आई के स्थान पे देख सकते हैं पूरा का पूरा ये मान पड़ा है आपके सामने, तो हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा भैया, और अपान क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे साइन आर का मान ये देख सकते हैं, तो नीचे हो जाएगा साइन आर के स्थान पे ए बाई 2, इतना हो गया। तो यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है आपका प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। ठीक है ना, यानी प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र का जो व्यंजक है यही हो जाता है। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम लिखिए या डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ठीक है भाई, आगे पीछे इसको प्लस करके चाहे जैसे लिखें, अपान साइन a बाई 2, तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक के लिए फार्मूला। ठीक है ना, समझ में आ गया यहां तक। तो भाई अब इसके अलावा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए बबुआ, हो गया भैया। और उसके अलावा
ये चीज छाप लीजिए। देखिए कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है इसमें कि भाई एक जगह क्या है, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगा है, एक जगह आपका बहिष्कोण का लगा है, एक जगह चक्रीय चतुर्भुज का, वही समझना है। बट सबसे ज्यादा जो जरूरी था समझना वो था ये फिगर। फिगर समझ गए तो बल्ले बल्ले, है ना। हो गया बच्चों, चलिए भैया इसको भी कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का ये टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, काहे का कंजूसी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।